हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस मंच पर आपका स्वागत, अभिनंदन है, आभार है। देखिए, आज हम जो चर्चा करेंगे वो प्रैक्टिस सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और अभी तक जो हमने आपको बताया है वो 1857 से लेकर के 1916 के जो भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी बड़ी घटनाएं हैं उस पर हमने चर्चा किया है। अब इसमें आपको 1857 से लेकर 1916 तक, अर्थात 1857 के विद्रोह से लेकर लखनऊ समझौता तक जो हमने आपको पढ़ा दिया है और आपने पढ़ा भी होगा। और यदि आपने सही इसको पढ़ा है तो इसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जो टॉप 4 क्वेश्चंस है मॉडर्न हिस्ट्री के, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है या जो हम अभी बताने जा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और अगर नहीं भी पूछे जा चुके हैं तो आने वाले एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए हम विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण। वैसे तो इसमें 1857 के विद्रोह के जो कारण है वो चर्बी युक्त कारतूस भी था, राजनीतिक कारण भी था, ईसाई मिशनरियों का धार्मिक हस्तक्षेप का संदेश भी था, सैन्य कारण था। अगर ये पूछा जाता कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, तो वैसे तो इसमें चारों कारण हो सकता है, लेकिन बात आ गई है मुख्य कारण की। तो मुख्य कारण क्या था तो आप बताएंगे। मुख्य कारण जो था वो ईसाई मिशनरियों के धार्मिक हस्तक्षेप का संदेश था, क्योंकि जब 1813 में ईसाई मिशनरियों की भारत में प्रचार करने की छूट दी गई थी तो मिशनरियों ने धन का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके हमारे जो भी हिंदू या मुसलमान थे दबाव डाल करके वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, धड़ल्ले से कन्वर्ट हो रहे थे लोग। तो हिंदू या मुसलमान इन सबको शक हो गया था, संदेह हो गया था, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू और मुसलमान को ईसाई बनाया जाए। और जो कि काफी हद तक ये लोग साम दाम दंड भेद करके और ईसाई बनाने में जरा सा भी परहेज नहीं करते थे। तो लोगों को लगा अगर अंग्रेज कुछ दिन और रह जाएंगे तो हो सकता है कि सारे हिंदू और मुसलमान ईसाई न बन जाएं। और धर्म का मुद्दा बड़ा संवेदनशील होता है और ये हर व्यक्ति कोई न कोई किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है। तो यही वजह है कि धार्मिक हस्तक्षेप की वजह से लोगों के मन में शक हो गया और सभी लोगों ने जुट करके, हिंदू और मुसलमान ने मिल करके 1857 का विद्रोह किया था। तो अगर पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, धार्मिक कारण। अर्थात ईसाई मिशनरियों का जो धार्मिक हस्तक्षेप था, इसकी वजह से ये जो बड़ी वजह थी, इसीलिए 1857 का विद्रोह हुआ था। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, इस पर फोकस करिएगा। बैरकपुर छावनी की घटना कब घटी थी? तो पहले आपको ये जानना है कि बैरकपुर छावनी है कहाँ पर। तो बैरकपुर छावनी आप बताएंगे वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। और बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे उनका नाम सुना होगा, मंगल पांडे थे। तो मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से खींचने से मना कर दिया था जब इन पर दबाव पड़ा। तो उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे बाग थे और ह्यूस्टन थे, तो इन दोनों को गोली मार करके मंगल पांडे के द्वारा हत्या कर दी गई। जब मंगल पांडे ने यहाँ पर विद्रोह किया तो सारे बैरकपुर छावनी के जवानों ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया था। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि पहला जो 1857 की विद्रोह की घटना घटी है वो कब घटी है, तो 29 मार्च 1857 को। हालांकि कालांतर में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले इन्होंने बैरकपुर छावनी में बाग और ह्यूस्टन की हत्या करके एक भारत में अलग जगह दिया था, संदेश दे दिया था। ये घटना जो घटी थी
29 मार्च 1857 के, अर्थात दूसरे का जो आंसर सही है वो पहला है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस पर जो हम लोग चर्चा करेंगे वो तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन पर आप लोग फोकस करिए। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपने देख लिया होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस स्थान पर विद्रोह की घटना घटी थी। देखिए ये पूरे भारत की बात नहीं पूछी जा रही है। अगर भारत में पूछा जाता तो बैरकपुर छावनी होता, जो कि आपको हमने बता दिया है। अब ये बात कहाँ से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहले घटना घटी थी, मेरठ, बरेली, बलिया, फैजाबाद, ये 4 ऑप्शन है। तो बरेली फैजाबाद में जून 1857 में घटना घटी थी, बलिया में जुलाई 1857 में घटना घटी थी। तो इसमें मेरठ जो है यहाँ पर सबसे पहले घटना घटी थी, क्योंकि यूपी का पूछ रहा है। और वैसे तो चारों यूपी में है, लेकिन बरेली में जून 57 है, फैजाबाद में भी जून 57 है, बलिया में जुलाई 57 है, मेरठ में 10 मई 1857 है। यहाँ पर विद्रोह किसने किया था, तो सैनिकों ने किया था। और सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह करके फिर अगले दिन 11 मई 1857 को मॉर्निंग में ही वहाँ पर दिल्ली को आज़ाद करा लिया था। और दिल्ली को आज़ाद करा करके वहाँ के जो अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा, तो बहादुर शाह जफर को अपना नेता भी मान लिया था और एक सरकार भी वहाँ पर बना ली थी। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि हमने पहले सब बता दिया है, तो इसमें सिर्फ आपको इतना जानना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस स्थान पर विद्रोह की घटना घटी थी। तो 10 मई 1857 को मेरठ में घटी थी। तो इसका आंसर जो होगा वो पहला हो जाएगा। तो ये तीसरे का फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आ चुका है आपके सामने और आपने इस पर विचार करना शुरू कर दिया होगा और इस पर हम चर्चा करते हैं। और अगला जो है वो आप बताएंगे, निम्न में से किस मुस्लिम आंदोलनकारी ने जिहाद का नारा दिया था। तो देखिए चाहे मौलवी अहमदुल्ला हूँ, चाहे लियाकत अली हूँ, चाहे अजमुल्ला हूँ, चाहे खान बहादुर खां हूँ, ये सारे मुस्लिम थे। और 1857 के विद्रोह में हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने मिलकर के आंदोलन किया था, इसीलिए तो क्रांति भारत में हुई थी। और हिंदुओं के अपेक्षा मुसलमानों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। जैसे मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, जिसको हम लोग आधुनिक अयोध्या भी कह सकते हैं, अब ये अयोध्या हो गया है। और लियाकत अली खां जो विद्रोह कर रहे थे, तो इलाहाबाद से विद्रोह कर रहे थे, इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। अजीमुल्ला जो थे ये नाना साहब के सहयोगी थे, ये कानपुर कह लीजिए। और खान बहादुर खां जो थे वो बरेली में थे। तो ये चारों 1857 के क्रांतिकारी ही हैं और सभी लोग कहीं न कहीं से विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है किस मुस्लिम आंदोलनकारी ने जिहाद का नारा दिया था। देखिए जिहाद का मतलब जो होता है, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब अगर पूछा जाए धर्म युद्ध, तो किस मुस्लिम क्रांतिकारी ने कहा था कि ये धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध का नारा या जिहाद का नारा मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था। मौलवी अहमदुल्ला जो कि ये आधुनिक अयोध्या से नेतृत्व कर रहे थे। और जब इन्होंने जिहाद का नारा दिया तो अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपए का मुकदमा जारी कर दिया था। तब अंग्रेजों के लिए सबसे कट्टर मौलवी कौन साबित हुआ था, तो आप बताएंगे मौलवी अहमदुल्ला। और इसका नेतृत्व जो किया गया था इसके द्वारा फैजाबाद से, जो आधुनिक अयोध्या के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जिहाद का नारा देने वाला पहला जो मौलवी है वो कौन है, तो आप बताएंगे अहमदुल्ला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिहाद का नारा देने वाला वो मौलवी अहमदुल्ला होगा। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें आपको चर्चा करनी है।
और जो चर्चा करनी है वो आप देख चुके हैं। दिल्ली के बहादुर शाह सेकंड ने किस अंग्रेज अधिकारी के समक्ष समर्पण किया था। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर दिया था कि जब 10 मई 1857 को मेरठ को सैनिकों ने आज़ाद करा लिया, अगले दिन मॉर्निंग में 11 मई 1857 को दिल्ली को भी आज़ाद करा लिया। वहाँ पर एक सरकार भी बना दी। तो बहादुर शाह जफर उसके नायक बन गए और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो बख्त खां थे। क्योंकि नेतृत्वकर्ता इसलिए बख्त खां था, बहादुर शाह जफर बुजुर्ग हो चुका था, तो जब ये बुजुर्ग हो गया था तो नेतृत्व करने लायक था नहीं, ये तो नाम मात्र का बादशाह था। इसकी जो बादशाहत थी वो लाल किले के दीवार के अंदर तक ही थी। तो ये आखिरी दौर में एक बुजुर्ग के हैसियत से यहाँ पर बैठा हुआ था, नेतृत्व बख्त खां कर रहा था। अच्छा, जब सैनिकों ने दिल्ली को आज़ाद कराया, बहादुर शाह सेकंड को अपना लीडर घोषित किया। और बहादुर शाह सेकंड पहला ऐसा व्यक्ति है इस आंदोलन का जिसकी असर पूरे भारत में है, अर्थात राष्ट्रीय स्तर की इसकी पहचान थी। और यही एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जिसके नाम पर लोग इकट्ठा हो सकते थे। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुगल जो शासन है वो राष्ट्रीय स्तर का शासन था, तो इसके नाम पर लोग ज्यादा इकट्ठा हो सकते थे। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने खतरा समझा और इसको गिरफ्तार करके बाहर भेज दिया था, म्यांमार भेज दिया था। तो देखिए, जब ये आंदोलन लोग कर रहे थे तो इनको कुचलने के लिए निकलसन को भेजा गया था और HR हडसन को भेजा गया था। लेकिन निकलसन को विद्रोही भीड़ ने मार दिया था, विद्रोही भीड़ के द्वारा मार दिया गया। तो बाद में HR हडसन ने इसको कंट्रोल किया, इस आंदोलन को। तो फिर HR हडसन के सामने बहादुर शाह सेकंड ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और बहादुर शाह सेकंड को आप कह सकते हैं हुमायूं के मकबरे के करीब, हुमायूं के मकबरे के पास दिल्ली में ही इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। और फिर इनको कहाँ भेज दिया गया था? म्यांमार भेज दिया गया था, जो कि कालांतर में 1863 में इनकी वहां पर डेथ हो चुकी थी। तो कहने का मतलब है कि जो बहादुर शाह सेकंड हैं, इन्होंने जो आत्मसमर्पण किया था हुमायूं के मकबरे के नजदीक किया था। और किसके समक्ष किया था? तो HR हडसन के समक्ष किया था, क्योंकि निकलसन पहले ही विद्रोही भीड़ के द्वारा मार दिया गया था। तो पांचवें का थर्ड ऑप्शन, C ऑप्शन सही है। तो आपने जो देखा वो पांचवें का थर्ड देखा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका होगा आपके सामने और ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, इसमें आपने देख लिया होगा इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसमें क्या पूछ रहा है? 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा था? देखिए, RC मजूमदार ने तो कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो सैनिक विद्रोह है ना ही राष्ट्रीय विद्रोह है, तो ये तो कहेंगे नहीं। SN सेन ने कहा था कि आंशिक मतलब ये अल्पकालिक है, आंधी और तूफान की तरह है। अशोक मेहता ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। तो आप कह सकते हैं कि BD सावरकर की एक किताब है स्वतंत्रता संग्राम, तो उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि 1857 का जो विद्रोह था वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि इससे पहले इतने संगठित रूप से और इतने बड़े स्तर पर भारत में अभी तक कोई आंदोलन नहीं हुआ था। क्योंकि इसमें राजा भी थे, रानी भी थी और किसान भी थे, मजदूर भी थे। तो इनको लगा कि जिस तरीके से पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ लोगों में अंग्रेजों के प्रति नाराजगी है, तो कहीं न कहीं ये लोग इससे स्वतंत्र होना चाहते हैं, ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो आंशिक रूप से ही सही, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि लोग कहीं न कहीं अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के लिए प्रयास कर रहे थे, छटपटा रहे थे। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये पहले ऐसे व्यक्ति विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वो भारत का
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उसकी चर्चा इन्होंने अपनी किताब स्वतंत्रता संघर्ष में लिखा भी है। तो छठे का जो हो जाएगा वो विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। तो 6 का फर्स्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है, निम्न में से किसे सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। तो आइए हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया था तो उस समय भारतीयों की संख्या सबसे अधिक थी और अंग्रेजों की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम होता था। और उस समय अंग्रेजों के ज़माने में जो राजधानी थी अंग्रेजों की वो कोलकाता थी। कोलकाता से इनका शासन चलता था। इसलिए क्योंकि ये लोग सबसे पहले किसको जीते थे, बंगाल को जीत चुके थे। तो जब कोलकाता राजधानी बनाई गई तो यहाँ पर भारतीय सैनिकों को तेजी से शामिल किया गया। और आप कह सकते हैं कि सैनिक सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश सरकार में जाते थे उसमें अवध की आबादी सबसे ज़्यादा थी। तो अवध में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक थी। तो लखनऊ के पूर्वी भाग में जो भी क्षेत्र पड़ते थे, जिसको हम लोग आधुनिक पूर्वांचल भी कह सकते हैं, उसमें इलाहाबाद भी आ जाएगा, लखनऊ का पूरा पूर्वी क्षेत्र आ जाएगा, तो वो अवध में आता है। तो अवध में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती थी। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि कौन ऐसा स्थान है जो सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है, तो आप बताएंगे अवध है। और मंगल पांडे भी बलिया से जुड़े हुए थे, तो भी इसी क्षेत्र से आते थे। तो 7वें का जो हो जाएगा वो अवध। और अवध सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है। और अवध को दुधारू गाय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुप्रशासन के आरोप में जब इसे मिलाया था तो अंग्रेजों को बड़ा फायदा हुआ था। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा इसे दुधारू गाय भी बोला गया है और इसे पौधशाला भी बोला जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पौधशाला पूछा जा रहा है, तो ये आपका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। तो 7वें का सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, इस पर चर्चा किया जाए। और इसमें पूछा जा रहा है, दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा स्थापित सरकार का नाम क्या था। मैंने बताया कि 11 मई 1857 को दिल्ली को आज़ाद कर लिया गया था और अपना शासक भी बहादुर शाह जफर को नियुक्त कर लिया गया था। और यही वजह है कि दिल्ली जीतने का मतलब था कि पूरे भारत को जीता जा चुका है, क्योंकि उत्तर भारत का जो संचालन होता था, इतिहास गवाह है कि दिल्ली का राजा ही उत्तर भारत का राजा माना जाता था। तो अंग्रेज जानते थे कि अगर इनका दिल्ली पर अधिकार हो जाएगा और काफ़ी दिनों तक के लिए हो जाएगा तो फिर भारत में टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जितने भी जीते हुए प्रदेश थे उन सब प्रदेशों में सबसे पहले इन्होंने दिल्ली को ही अपने कब्जे में लिया था, क्योंकि जानते थे दिल्ली इनके लिए घातक साबित हो सकता है। तो फिलहाल अभी आपको जो जानना है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो सरकार विद्रोहियों ने बनाया था उस सरकार का नाम क्या था। तो देखिए, इसमें स्वदेशी सरकार तो था नहीं, स्वराज भी नहीं था, जलवा भी नहीं था, बल्कि उस सरकार का नाम था जलसा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए 11 मई 1857 को जब विद्रोहियों ने दिल्ली को आज़ाद करा दिया था, बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता मान लिया था, तो जो उन्होंने कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए जो भी सरकार बनाई थी, उस सरकार का नामकरण इन लोगों ने क्या रखा था, तो बताएंगे जलसा। तो ये जलसा क्या है, तो आप बताइएगा। 1857 में जो विद्रोही ने सरकार बनाई थी उसी सरकार का नाम रख दिया था जलसा। तो 8वें का थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और उस पर विचार करना शुरू कर दीजिए। और देखिए क्या पूछ रहा है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा किस देश में स्थित है। तो मैंने बताया कि किसका मकबरा पूछ रहा है, बहादुर शाह जफर का। क्योंकि जब ये 57 में गिरफ्तार हुए दिल्ली से,
और यही एक ऐसे व्यक्ति थे बहादुर शाह जफर जिनके नाम पर भारत के लोग इकट्ठा हो सकते थे, क्योंकि ये मुगल सत्ता से जुड़े हुए थे और मुगल सत्ता की जो जड़ें थीं वो काफ़ी गहराई तक थी और वो पूर्वी भारत में भी थी, उनकी जड़ें पश्चिम में भी थी, उत्तर में थी और दक्षिण में थी। और जिस तरीके से विद्रोहियों ने आनंद फानन में जा करके दिल्ली के लाल किले से सरकार बनाया, इनको नेतृत्व करता समझा, तो ये व्यक्ति अंग्रेजों के लिए घातक साबित हो सकता था। कम से कम भले ही बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन इतनी इसमें क्षमता थी कि लोग इकट्ठा हो सकते थे। तो सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा करने में अगर कोई सफल हो सकता था तो बहादुर शाह जफर था। लेकिन समस्या इस बात के, दुर्भाग्य इस बात का है कि इसकी उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी थी। तो अंग्रेजों को लगने लगा, अंग्रेज बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए व्यक्ति थे और काफ़ी बुद्धिमान थे, तो ये समझ गए कि जब यहाँ पर ये रहेगा तो लोग इसके नाम पर इकट्ठा होते रहेंगे, तो इसलिए इनको यहाँ से हटा करके म्यांमार भेज दिया गया। तो कालांतर में 1863 में, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, कि इनकी म्यांमार में डेथ हो गई। तो मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का इतना दुर्भाग्यशाली बादशाह हूँ कि मुझे लगता है कि 2 गज की जमीन भी भारत की हमें नसीब नहीं होगी। तो फिलहाल 1863 में इनकी डेथ हो गई और मरने के बाद इन्हें बर्मा में रंगून पड़ता है म्यांमार में दफना दिया गया। और जफर इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि जफर के उपनाम से ये कब शायरी किया करते थे, तो जफर के उपनाम से शायरी करने की वजह से इनका नाम पड़ गया था बहादुर शाह जफर। तो फिलहाल इनका जो मकबरा है वो भारत में नहीं है बल्कि म्यांमार में है। तो कई ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनका मकबरा भारत में आज तो नहीं है, जैसे काबुल में बाबर का मकबरा है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। तो दोनों, ये अफगानिस्तान में पड़ेगा, ये पाकिस्तान में पड़ेगा, और म्यांमार भी बहादुर शाह जफर का मकबरा है। तो कई ऐसे बादशाह हैं जिनका मकबरा दूसरे देश में स्थित है। तो फिलहाल ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है इसका डी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। तो इनका मकबरा म्यांमार होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और इस पर चिंतन करिए, मनन करिए। और देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो इसमें बहुत सारे राजा रानी ने विद्रोह किया था और ये बात हो रही है लक्ष्मीबाई के बारे में। लक्ष्मीबाई जब अपने ग्वालियर को लेकर के, झांसी को लेकर के विद्रोह कर रही थी, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और अंग्रेजों पर दबाव भी डाल दिया था और अंग्रेज कहीं न कहीं बैकफुट पर भी होने लगे थे। लेकिन उसी समय उनका घोड़ा घायल हो गया और घोड़े के घायल हो जाने के बाद वीरगति को प्राप्त हुई। तो जब लाशें बिखरी हुई थी तो वहां पर जो नेतृत्व करता था ब्रिटिश सरकार की ओर से, उसका नाम था जनरल हीरोज। तो जनरल हीरोज ने कहा कि जितने भी लोग लेटे हुए हैं उनमें से जो महिला वही एक मात्र अकेली मर्द है। तो मर्द की संज्ञा लक्ष्मीबाई को किसने दिया था? तो बेशक आप लोग कह सकते हैं जनरल हीरोज ने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो औरत में अकेली मर्द किसने कहा था? जनरल हीरोज ने कहा था। और सिंधिया रियासत यदि अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता, भारत का भूगोल भी कुछ और होता, भारत की राजनीति भी कुछ और होता। तो कहने का मतलब जो हमारे क्रांतिकारी 1857 का विद्रोह कर रहे थे, तो जैसे पटियाला के राजा हो गए, जीत के राजा हो गए, सिंधिया राजा हो गए, ये हमारे क्रांतिकारियों का साथ ना दे करके ऐतिहासिक गलती करते हुए अंग्रेजों का साथ दे दिया था। तो खैर अकेले मर्द के रूप में लक्ष्मीबाई लड़ी थी और लड़ते लड़ते लड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो दुश्मन ने भी इनकी तारीफ की थी, तो इनको मर्द की संज्ञा जनरल हीरोज ने दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10वें का वो डी होगा, चौथा होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देखिए, उस पर चिंतन करिए, मनन करिए, समझिए क्या क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारणों में कौन सा एक नहीं है?
मतलब ऐसी क्या बड़ी वजह है जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तो राष्ट्रीय आंदोलन के कारणों के बारे में ढूंढिए, कौन सा ऐसा एक कारण नहीं है, बाकी सब है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा एक कारण नहीं है? धार्मिक सुधार आंदोलन। तो देखिए, भारत में अगर धार्मिक समस्या होती, अर्थात कर्मकांड होते, भेदभाव होते, धर्म में अंधविश्वास होता, तो लोग सुधार न करते, और जब सुधार न करते तो राष्ट्र के रूप में एक कैसे होते? तो कहने का मतलब है कि भारत में 19वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ था। जब समाज सुधरता है, धर्म सुधरता है, तो लोग देश के प्रति सोचते हैं, सामूहिक भावना का विकास होता है। जब सामूहिक भावना का विकास होता है तो राष्ट्र का विकास होता है। तो पहला तो सही है। प्रेस की भूमिका बिल्कुल सही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया था और अंग्रेजों ने भारत पर दबाव डाला था, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार का शोषण किया था, तो इनकी नीतियों की आलोचना समाचार पत्रों के द्वारा किया गया था। तो जनता के बीच में और सरकार के बीच में मीडिएटर की जो भूमिका में होते थे, वो हमारे समाचार पत्र होते थे। समाचार पत्र ने ही बताया था कि अंग्रेज शासन कम कर रहे हैं और शोषण ज़्यादा कर रहे हैं। तो भारत की राष्ट्रीयता की भावना में समाचार पत्रों का बड़ा योगदान था, उसमें कोई शक नहीं है। मध्यम वर्ग का उदय बिल्कुल सही है। चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे गोपाल बिस्व गोखले हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे विवेकानंद हो, ये जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर, आधुनिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया था और हमारी कमियों के प्रति हमें अवगत कराया था। तो भारत में अगर राष्ट्रवाद की भावना आई है तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ज़्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग था, मिडिल क्लास का वर्ग था, तो वो लोग भी राष्ट्रीय आंदोलन को जगाने में कहीं न कहीं सफल हुए थे। तो इसमें धार्मिक सुधार आंदोलन भी सही है, समाचार पत्र भी सही है, मध्यम वर्ग का उदय भी सही है। अलग निर्वाचक मंडल, तो अलग निर्वाचक मंडल अगर हिंदू के लिए अलग से दे दिया जाएगा, मुस्लिम के लिए अलग से दे दिया जाएगा, एससी के लिए अलग से दे दिया जाएगा, एसटी के लिए अलग से दिया जाएगा, जब अलग अलग सबके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी तो उसमें बिखराव की गतिविधियां बढ़ेंगी, अलगाव की गतिविधियां बढ़ेंगी। और जहाँ बिखराव होता है, क्षेत्रीयता की भावना होती, अलगाव की भावना होती, तो क्या वहां पर राष्ट्रीय आंदोलन चला जा सकता है? वहां पर तो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। तो इसलिए कौन सा आंसर गलत है? सेकेंड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारणों में कौन एक सही नहीं है, तो पृथक निर्वाचक मंडल ये सही नहीं है, क्योंकि ये अलग से निर्वाचक मंडल दे करके आप राष्ट्रीय आंदोलन को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो 11 का कौन सा आंसर होगा? सेकेंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन आ भी चुका है और आप लोग चिंतन करना शुरू कर दीजिए। और वो कौन सा क्वेश्चन है तो देखिएगा, वह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी जिसे अखिल भारतीय स्तर का सम्मान प्राप्त था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी, ये तो जमींदारों के लिए काम करती थी। 1838 में इसका गठन किया गया था द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ये 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में दादा भाई नौरोजी ने इसे स्थापित किया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित की गई थी और इसकी स्थापना जो की गई थी, आप बताएंगे, बंगाल के बेताज बादशाह कहे जाते हैं, उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कहने का मतलब है उपर्युक्त जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें इंडियन एसोसिएशन ऐसी संस्था है जिसके बारे में कहा जाता है अगर कांग्रेस ना होती तो उसका स्थान किस संस्था के द्वारा लिया जाता? इंडियन एसोसिएशन के द्वारा किया जाता, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे आंदोलन किए थे जिसका विचार और जिसकी विषय वस्तु वो एक क्षेत्र या एक जाति या एक भाषा तक नहीं होती थी, वो पूरे भारत तक उसका प्रभाव पड़ता था। जैसे इसने आईसीएस की परीक्षा के सुधार हेतु प्रयास किया था, तो आईसीएस की परीक्षा के लिए इसने आंदोलन किए थे, इसमें भी इससे कामयाबी मिली थी।
इल्बर्ट बिल को लेकर के भी इसने विवाद किया था, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, तो उसमें भी इसको कामयाबी मिली थी। तो कुल मिला करके आप ये कह सकते हैं इंडियन एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जिसे अखिल भारतीय स्तर का सम्मान प्राप्त था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड होगा, इंडियन एसोसिएशन। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो 12 का जो हो जाएगा वो थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन पर विचार करना शुरू कर दीजिए। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में हुई थी। और भारत में कांग्रेस को लाने वाले कौन थे? तो कांग्रेस शब्द जो लाया गया है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लाया गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का जो वर्ड मीनिंग है, इसका मतलब है चाहे आप सभा कह लीजिए, चाहे लोगों का समूह कह लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का मतलब क्या है, तो आप बताइएगा सभा या लोगों का समूह, लोगों का समूह। तो फिलहाल इसका जो आंसर है 13 का वो फर्स्ट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। भारत में लाने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोगों को विचार करना है। क्वेश्चन आ चुका है, विचार करिए। और विचार में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और जो ये पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, इसमें कुल 72 सदस्य थे। इसमें कुल 72 सदस्य थे जो कि मिडिल क्लास थे, मध्यम वर्ग से थे, अर्थात शहरी क्षेत्र से थे। शहरी क्षेत्रों से लोग ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो 72 सदस्य हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, मिडिल क्लास से हैं। और इसमें वकीलों की संख्या सबसे अधिक है। तो 14 का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है, उस पर चिंतन करना शुरू कर दीजिए। देखिए इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन एक अंग्रेज अधिकारी या एक अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था? तो उसमें अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न भी हैं। 1889 में बम्बई में अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। अल्फ्रेड वेब भी हैं, 1894 में है, मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। और हेनरी कॉटन बम्बई अधिवेशन में बनाए गए थे और 1904 में बनाए गए थे, 4 में बनाए गए थे। तो 47 से पहले, आज़ादी से पहले कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के हुए हैं। पहला जो हुआ था 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में, उसका नाम था इलाहाबाद अधिवेशन में उसका नाम था जॉर्ज यूले। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक कांग्रेस में कितने अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्हें अध्यक्षता करने का गौरव हासिल हुआ है, तो पहले थे जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में, दूसरे विलियम वेडरबर्न थे बम्बई अधिवेशन में, तीसरे मद्रास अधिवेशन में अल्फ्रेड वेब थे, चौथे हेनरी कॉटन थे 1904 में बम्बई अधिवेशन में। अब इसमें आपको बताना क्या है, निम्न में से कौन एक अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था? तो देखिए वेडरबर्न तो थे 89 में मुंबई में, अल्फ्रेड वेब जो थे मद्रास में 94 में थे,
और सर हेनरी कार्टर मुंबई 1904। अर्थात के रदरफोर्ड कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं थे। तो 15 का डी सही है, ये कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं निर्वाचित हुआ था, तो 15 का डी हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो आइए 16 पर हम लोग चर्चा करते हैं। 16 पर चर्चा करना शुरू कर दीजिए। क्या पूछ रहा है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य, लोअर हाउस है ब्रिटेन का, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रैडला उपस्थित थे। तो कहने का मतलब है कि कौन सा अधिवेशन निम्न में से है जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स का निचले सदन का सांसद यहाँ पर उपस्थित हुआ था। तो 85 में नहीं था बल्कि 89 में था चार्ल्स ब्रैडला बम्बई अधिवेशन में, और 1889 में था। तो 16 का सेकंड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो आपसे अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें ब्रिटिश सांसद आया हुआ था, उसका नाम क्या था, तो चार्ल्स ब्रैडला था। और किस अधिवेशन में आया था? 1889 के बम्बई अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी बेडर वर्न के द्वारा की गई थी, तो उसमें ये आया हुआ था। तो 16 का सेकंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करिए। क्वेश्चन आ चुका है, कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली प्रथम महिला कौन थी? अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है बल्कि भाषण देने वाली प्रथम महिला पूछ रहा है। तो प्रथम महिला जो थी वो कादम्बिनी गांगुली थी। अगर अध्यक्ष पूछता तब एलिवेशन हो जाता, या सरोजिनी नायडू या नलिनी सिंह गुप्ता, ये सब अध्यक्ष हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि प्रथम महिला कौन थी जिसने अधिवेशन को संबोधित किया था। तो कादम्बिनी गांगुली हैं, बंगाल की रहने वाली हैं। ये पहली महिला ग्रेजुएट भी हैं। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला ग्रेजुएट फिजिशियन महिला कौन थी, तो आप बताएंगे कादम्बिनी गांगुली थी, और इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ये फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट हैं और इन्होंने भाषण भी दिया था कादम्बिनी गांगुली ने। तो 17 का सेकंड हो जाएगा, 17 का सेकंड। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है और आप विचार करिए इस पर। क्वेश्चन क्या है? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी जो मिली थी 1947 में 15 अगस्त, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे, क्योंकि कलाम जो थे वो 42 से 46 तक थे, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 40 में भी थे और उसके बाद भी आए थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 की बात पूछी जा रही है, तो इसका 18 का डी हो जाएगा, आचार्य जेबी कृपलानी। तो आचार्य जेबी कृपलानी भारत के आज़ादी के समय अध्यक्ष थे, तो 18 का डी हो जाएगा।